सो हेलो गाइज़, माय नेम इज़ हर्ष त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे TCS NQT के इंटरव्यूज़ और हायरिंग प्रोसेस के बारे में और उसके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि TCS अपनी हायरिंग कंडक्ट कर रहा है और TCS NQT का एग्ज़ाम हुआ था जिसके थ्रू कई सारे बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे और उनका इंटरव्यू 3 प्रोफाइल्स के लिए, दैट इज़ अ निंजा, डिजिटल और प्राइम प्रोफाइल के लिए कंडक्ट हो रहा है। काफ़ी सारे बच्चों के इंटरव्यूज़ हो चुके हैं बट काफ़ी सारे लोग के इंटरव्यूज़ बचे हैं जो अप्रोप्रिएटली उनके कन्वेंस के हिसाब से और फेजेस वाइज इंटरव्यूज़ कंडक्ट हो रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस लाया हूँ, दैट इज़ द TCS डिजिटल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो कि खुद मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था क्योंकि मेरा TCS डिजिटल में शॉर्टलिस्ट हुआ था एंड सो आई गिव TCS इंटरव्यू। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप लोग थ्रू आउट द वीडियो एक पेन और पेपर लेके बैठिए और जो भी पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं आप प्लीज़ उसको नोट डाउन करिए, बिकॉज़ ये सारे पॉइंट्स जो मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आप सबके लिए जो TCS का इंटरव्यू या TCS के लिए बैठने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम सबको पता है कि TCS अपनी हायरिंग कंडक्ट करता है IT सेक्टर के लिए या फिर कई सारे नॉन टेक रोल या टेक रोल के लिए अपनी हायरिंग कंडक्ट करता है। तो TCS हर साल अराउंड 40,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है फॉर द इंटरव्यूज़ और बेसिकली उन फाइनल सिलेक्शन तक 40,000 लोगों को सिलेक्ट करता है। सो इस साल भी जो न्यूज़ आई थी वो ये थी कि TCS अपने TCS NQT एग्ज़ाम के थ्रू 40,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेगा फॉर द डिफरेंट प्रोफाइल्स निंजा, डिजिटल एंड प्राइम। हमें पता है कि निंजा 3.36 LPA होता है, डिजिटल 7 LPA होता है और प्राइम 9 to 11 LPA होता है। TCS की फ्री हायरिंग इस साल मार्च में एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग हुआ था एंड जून टू जुलाई आते आते ये सारा प्रोसेस इंटरव्यू को ऐड करते करते ख़त्म हो गया था, जिसमें मेरा जो टेस्ट था वो शेड्यूल्ड था 6 मई 2024। तो आपके पास जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और जब भी शॉर्टलिस्ट होगा तो आपके पास एक मेल आएगा जिसमें टेस्ट की डिटेल्स होंगी, टेस्ट का सेंटर होगा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जो लेके आना पड़ेगा आपको ऑन सेंटर वो सब होगा। और बेसिकली टेस्ट में एडमिट कार्ड होता है और कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और ID कार्ड होता है, कॉलेज ID कार्ड, जो वेरीफाई होता है इन सेंटर आप जब टेस्ट देने जाते हैं उससे पहले। अगर आप इस टेस्ट से शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, विच इज़ द TCS NQT से अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको TCS इंटरव्यू के लिए मेल आएगा। सो मेरा TCS का इंटरव्यू का मेल जो आया था वो आया था 20 जून 2024 को और मेरा जो इंटरव्यू था वो बिल्कुल नेक्स्ट डे था 21 जून 2024। सो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो लखनऊ में पड़ा था। मैं कानपुर से रहने वाला हूँ तो लखनऊ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट आप अपना मेल चेक करते रहिए करिए। जब भी आपने TCS NQT पेपर दिया है उसके बाद आप अपना मेल चेक करते रहिए क्योंकि मेल कभी भी आ सकता है। और जैसा कि मेरे केस में हुआ था कि 20th को मेल आया एंड 21st को इंटरव्यू था, तो आपको बहुत क्विक डिसीजंस लेना पड़ेगा कि कैसे आपको क्या करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट करवा लेना है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे इसका मेल मैं अपलोड कर दूंगा, मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, और अपना डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू या तो आप के कॉलेज, अगर आपके कॉलेज में कई सारी फैसिलिटीज़ हैं, ऑडिटोरियम वगैरह है, तो या तो आपके कॉलेज में कंडक्ट हो सकता है जो कॉलेज के थ्रू आपको नोटिफाई किया जाएगा, या फिर कोई दूसरे कॉलेज में होगा जहाँ पे भी आपने इंटरव्यू के लिए सेंटर भरा होगा, वहाँ पे आपको इंटरव्यू सेंटर मिल जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे लखनऊ में राम स्वरूप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट मिला था, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी, तो मेरा इंटरव्यू वहीं पे कंडक्ट हुआ था। तो आपको बस ये इंश्योर करना है कि आप इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे टाइम तक पहुँच जाएं और टाइम से पहले पहुँच जाएं ताकि कुछ भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो और कोई भी जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दिए जाते हैं वो आपसे मिस ना हो। तो जब आप इंटरव्यू सेंटर वहाँ पे पहुँचेंगे तो सबसे पहले चीज़ जो होगी वो होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इंटरव्यूज़ से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट में जैसे आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, बाकी 10th 12th की मार्कशीट है और भी कई सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने मेल पे दिखाया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा और सबसे पहले सेंटर पे जहाँ इंटरव्यू होना है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। उसके बाद इंटरव्यू शेड्यूल होगा। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो ये
जो पूरा सेट डॉक्यूमेंट का होगा वो पास ऑन कर दिया जाएगा जो भी वहाँ पे वॉलंटियर है जो इंटरव्यूज़ के लिए आप लोग को बुलाएंगे। ठीक है, जब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा तो आपको वेट करना है, आपको नर्वस नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे और आपको देख के ऑब्वियस सी बात है कि नर्वसनेस लगेगी कि कैसे क्या होगा, बट वो नर्वस नहीं होना है, वो एक प्रोसीजर है, तो आपको बस उसी को फॉलो करना है। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए शेड्यूल हुआ था, तो जब मुझे ऑडिटोरियम में बुलाया गया था तो अराउंड वहाँ पे 20 पैनल थे जो 3-3 के ग्रुप्स में थे। 3 मतलब एक टेक्निकल इंटरव्यूअर होगा और एक मैनेजरियल होगा और एक HR इंटरव्यूअर होगा। तो 3 के ग्रुप्स में 20 पैनल बैठे थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो कॉलेज जहाँ पे भी ये TCS अपना इंटरव्यू कंडक्ट करता है तो वो काफ़ी फैसिलिटीज़ होंगी वहाँ पे और काफ़ी स्पेशियस होगा। तो आपको अच्छे से ड्रेस होके जाना है। फॉर्मल्स पे आप फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शूज़ पहन सकते हैं। वॉच आप आई सजेस्ट कि आप उसको वॉच को इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज वो ज़्यादा नीड नहीं है। मेन जो बेसिक नीड है फॉर्मल्स दिखने का वो है आपकी हेयर स्टाइल बहुत डिसेंट होनी चाहिए, आपकी शर्ट होनी चाहिए फॉर्मल और फॉर्मल पैंट होनी चाहिए और फॉर्मल शूज़ होने चाहिए, दैट्स इट। बेल्ट तो ऑब्वियस है। और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या कोट पैंट या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ नॉर्मल शर्ट, वाइट शर्ट ले लीजिए, वो अच्छा रहेगा, बट कोई भी फिर फॉर्मल चल सकता है। डार्क कलर अवॉइड करिएगा और बाकी फॉर्मल पैंट आपको लेना है और बेल्ट लेना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, तो वॉलंटियर आपको लेके जाएगा, जो भी पैनल आपका इंटरव्यू लेगा वहाँ पे वो लेके जाएगा और आपको रेज्यूमे के साथ जाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, मेरा जो इंटरव्यू था वो सबसे पहले टेक्निकल से शुरू हुआ था। टेक्निकल पे मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ऑलमोस्ट रेज्यूमे बेस्ड था। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, बट आप जब रेज्यूमे प्रोवाइड करते हैं ना तो वो एक अच्छा खासा लुक ले लेते हैं रेज्यूमे का कि रेज्यूमे में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, क्या सर्टिफिकेशंस हैं, क्या क्या आपके स्किल्स हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा और आपको ये शायद पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो भी क्वेश्चंस चाहते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे पूछे वैसा ही आपको रेज्यूमे बनाना है। उससे एक्सेस नहीं लिखना है और उससे कम नहीं लिखना है। अगर आप जो स्किल्स में कॉन्फिडेंट हैं, चाहे आपको लगे कि वो स्किल ज़रूरी है मेंशन करना, बट आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो वो से आपको मेंशन नहीं करना है, वरना वो जब क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो ऑलमोस्ट वो रेज्यूमे पे ही पूछेंगे तो आपकी इमेज डाउन हो जाएगी उनके सामने। सो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने DSA नहीं किया है, बट किया है पर उतना अच्छे से नहीं किया है, तो अगर आप प्राइम के हैं और या डिजिटल के हैं तो आप DSA को मत मेंशन करिए क्योंकि वो नहीं पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पूछेंगे कि आप फिर आपने DSA क्यों मेंशन नहीं किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप कोई भी स्किल में आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप उसको रेज्यूमे पे मत लिखिए। और एक और चीज़ है कि जो रेज्यूमे आपको लेके जाना है वो आप अपडेटेड वाला ले जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो है रेज्यूमे अपलोड किया, बट आप चाहते हैं कि एक और स्किल ऐड कर दें और फिर हम लोग इंटरव्यूअर के पास जाएं, तो आप वो अपडेटेड रेज्यूमे लेके जा सकते हैं। देयर इज़ नो इशू कि आपने पहले क्या अपलोड किया था और अभी क्या अपलोड किया है। ठीक है, तो टेक्निकल में सबसे पहले आप जब रेज्यूमे प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को तो वो रेज्यूमे पे अच्छे सा लुक ले लेंगे और रेज्यूमे बेस ही क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपने रेज्यूमे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लिखी थी वो जावा और जावास्क्रिप्ट लिखी थी, तो मुझसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो जावा और जावास्क्रिप्ट के अराउंड ही पूछे गए थे। और स्टार्टिंग में सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स पूछा गया था। फॉर एग्जांपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स का मतलब एक्सप्लेन करना था। अगर आप C++ मेंशन किए तो C++ के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन करेंगे तो उसी पे वो क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा PSVM दैट इज़ द पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स का मतलब एक्सप्लेन करना था कि क्या एक्सेस मॉडिफायर है, क्या एक्सेस स्पेसिफायर्स है। और देन अगर जैसे मैंने ऊप्स मेंशन किया था दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो मुझसे ऊप से क्वेश्चन पूछे गए थे। कंस्ट्रक्टर्स पूछा गया था, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स पूछे गए थे। तो जो मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ वो सब आप अपने लिखते जाइए एक पेज पे या एक डायरी पे, ताकि आपको बाद में याद रहे कि क्या क्या क्वेश्चंस और किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे से एब्स्ट्रैक्ट क्लास पूछा गया था, ऊप्स के बारे में पूछा गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है और क्या इसे हम लोग जावा में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो ये पूछा गया था। और मुझसे ये भी पूछा गया था कि जो मेन फंक्शन हम लोग लिखते हैं, जब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, तो क्या मेन फंक्शन लिखना नेसेसरी है, क्या मेन फंक्शन के बिना भी अपना प्रोग्राम रन करा सकते हैं।
तो आप ये सब जो चीज़ें हैं अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट मेरा मेन पर्पस है क्वेश्चंस बताना, और आपका मेन पर्पस है इन क्वेश्चंस को नोट करना और जाके साइट से, इंटरनेट से ढूंढना। तो आपके पास बहुत ही लार्ज या वास्ट लाइब्रेरी आपके पास है, दैट इज़ द इंटरनेट। तो आप ये सारे क्वेश्चंस इंटरनेट पे सर्च करिएगा। आखिरी में मैं पीडीएफ भी अपलोड कर सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ दे दूँ तो वो पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मुझसे जावास्क्रिप्ट में पूछा गया, उन्होंने मुझको एक कोड दिया एक पेपर पे लिख के और कहा कि इसको रन करिए और इसका आउटपुट क्या होगा। सो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को लगता है कि इंटरव्यू बहुत आसान होता है, तो नहीं होता है बेसिकली। मतलब आसान होता है, ऐसा कुछ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बट जिसको लगता है कि बहुत आसानी से ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत एक्सटेंसिव क्वेश्चंस पूछते हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है इंटरव्यू। तो आराम से 20-25 मिनट्स चलेगा, 30 मिनट्स चलेगा, तो इससे कम आपको नहीं। अगर आप डिजिटल हैं, स्पेशली डिजिटल या प्राइम है, तो उनको पता है कि वो कैसे हायरिंग करनी है उनको, तो उसी हिसाब से वो टाइम देंगे कैंडिडेट को। निंजा में ये है कि आप को थोड़ा सा रिलीफ भी मिलता है, कुछ ज़्यादा डीएसए नहीं पूछेंगे, कुछ ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं पूछेंगे। तो निंजा में आपको नॉर्मल आउटर क्वेश्चंस पूछेंगे, थोड़ा एचआर ज़्यादा रहेगा। मैनेजरियल इंटरव्यूअर ने मुझसे फिर पूछना स्टार्ट किया, ऐसा नहीं था कि टेक्निकल ख़त्म हो गया था, बट मैनेजरियल भी बैठा था बगल में, तो उसने भी पूछना स्टार्ट किया। उसने मुझसे पूछा कि आपको कुछ एआई के बारे में पता है क्या, कुछ क्लाउड के बारे में पता है, कुछ एमएल के बारे में पता है। मेरे रेज्यूमे में एक सर्टिफिकेशन थी फजी सेट्स एंड लॉजिक्स, जो कि एक एआई का एक पार्ट है, मतलब एक स्मॉलेस्ट पार्ट, या कह सकते हैं कि बहुत छोटा पार्ट है एआई का। तो मुझे उसने वो चीज़ पूछी और मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था। आपसे बेसिकली क्या है कि टीसीएस की वर्किंग है इन टेक, वो मेनली एआई क्लाउड से भी होती है ना। तो एक सर्विस बेस्ड कंपनी, और एआई और क्लाउड वो लोग काफ़ी यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट्स में और कंपनी में। सो इसलिए वो लोग काफ़ी ये पूछ रहे थे। और अगर आप एआई और क्लाउड करके जा रहे हैं, या एआई और क्लाउड की डिटेल्स आपके पास हैं, या अगर नहीं भी हैं तो थोड़ा बहुत आप जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि इम्प्रेशन अच्छा रहे। फिर उसने मेरे रेज्यूमे पे सर्टिफिकेशंस के बारे में पूछा और प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा। सो प्रोजेक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो पूछा जाना ही है। तो आपको प्रोजेक्ट अपना एक्सप्लेन करना है। तो जैसे मेरा प्रोजेक्ट रिएक्ट जेएस या मर्न स्टैक पे था, तो उसने मुझसे पूछा कि आपने क्यों मर्न ही चुना या क्यों नोड जेएस ही चुना, और रिएक्ट पे मुझसे हुक्स के बारे में पूछा। और इसलिए मैंने कहा कि ये रेज्यूमे अगर आप जो भी मेंशन करेंगे वैसे ही वो क्वेश्चंस पूछेगा, कुछ आउट ऑफ बॉक्स नहीं पूछेगा, उसी के अंदर पूछेगा। तो आपको रेज्यूमे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो ये वन ऑफ द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैनेजरियल ने मुझसे पूछा, वो पूछा वाई टीसीएस एंड व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस। तो टीसीएस के बारे में बताना था कि उसके सीईओ कौन है, वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं अगर आपको पता है तो, या क्या कहाँ कहाँ उनके ऑफिसेज़ हैं, और वो किस किस कंट्री में ऑफिसेज़ हैं, और कहाँ कहाँ कौन से स्टेट में ऑफिसेज़ हैं, और वो क्या क्या डोमेन्स में काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो टेक में क्या काम करते हैं, वो नॉन टेक में क्या काम करते हैं। तो ये सब आपको पूरा जानकारी होनी चाहिए अगर आप टीसीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि ये सब पूछे जा सकते हैं, तभी उनको ये पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं हमारी कंपनी में, ठीक है। उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि क्या आप नाइट शिफ्ट्स कर सकते हैं, क्या आपको ब्लॉकचेन के बारे में पता है। तो ये सब रैंडम क्वेश्चन है, कोई सीरियलाइज नहीं किया है मैंने, मैं रॉ रखना चाहता था ये वीडियो। और मैं सारे क्वेश्चन आपको दे दूँगा, आपको अरेंज करना है और सोचना है कि क्या पैटर्न है, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल आप कोई भी इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं या फिर कोई भी टेस्ट के लिए बैठ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पैटर्न ढूंढना कि क्या पैटर्न से पूछ रहे हैं, और हर एक चीज़ कनेक्टेड है, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि क्या आपको ब्लॉकचेन के बारे में पता है, क्या क्रिप्टो के बारे में पता है। तो ये सब भी पूछा गया था मुझसे। वो लोग ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं कि आपको नहीं पता है, उनको पता है कि आपको ये चीज़ नहीं पता है, बट अगर आप वहाँ पे उलझ गए कि आप सोचने लग गए, तो ऑब्वियस ही बात है, आपको अगर नहीं पता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे कि नहीं पता है। तो आपको सोचते नहीं रहना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उनको बोलिए कि सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस, बट आई श्योरली ब्रिंग इट टू माई लर्निंग। ऐसे करके आपको बताना है उनको कि मुझे नहीं पता है, बट मैं आगे सीखने को तैयार हूँ और इसको मैं सीखूँगा, ठीक है। ताकि वो लोग को ये पता चलेगा कि आप लर्निंग कैपेबिलिटी आपकी अच्छी है और आप डिसीजंस ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको फंसा दिया गया तो आप फंस गए, ठीक है। मैं एक कोर ब्रांच से हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच थी, मेरी ब्रांच कंप्यूटर
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ITI EC नहीं थी। तो उनका जो ये क्वेश्चन था कि क्यों मैं स्विच करना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस या टेक फील्ड पे क्यों स्विच करना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्यों नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर आप कोर ब्रांच से हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा ही जाना है, तो इसको आप पहले से इसका आंसर प्रिपेयर कर लीजिए कि क्या बताना है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, आप काम कर रहे हैं पहले से, या फिर कोई भी आपको जैसी चीज़ आपकी है और सच्चाई वो बतानी है आपको कि आप क्यों टेक फील्ड पे स्विच करने के लिए या टेक फील्ड पे आने के लिए इंटरेस्टेड हैं। उनका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, फॉर एग्जांपल जो भी प्राइम वाले होते हैं या डिजिटल होते हैं, कि अगर आपको निंजा प्रोफाइल में डाउनग्रेड कर दिया जाए तो क्या आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन वो पूछते हैं, तो आपको बहुत स्मार्टली आंसर करना है, क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं तो वो पूछेंगे, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कर सकते हैं, तो वो बोलेंगे कि आपको पता होगा कि निंजा की सैलरी कितनी है, तो आपको बताना होगा कि येस सर 3.36। तो उनका ये क्वेश्चन रहता है, तो इतने कम सैलरी में आप सर्वाइव कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोग फंसाने की कोशिश करते हैं। तो आपको बहुत स्मार्टली आंसर करना है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं साउथ लोकेशन दे दूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ के हैं तो आपको साउथ लोकेशन दे दूँ, तो साउथ लोकेशन जैसे फॉर एग्जांपल बैंगलोर है, तो वहाँ पे काफ़ी रेंट वेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उतनी भी सैलरी फॉर एग्जांपल 3.36 पे भी अगर हम लेके चलें तो 23,000 अप्रॉक्स होती है, 24,000 आई गेस। तो इतनी सैलरी में आप नाइट शिफ्ट भी करने को तैयार हो, साउथ में भी जाने को तैयार हो, निंजा आपको दे दी जा रही है, तो आपको बहुत स्मार्टली आंसर करना है कि क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कुछ भी आप जो भी आप उनको बताना चाहें बता सकते हैं। मुझसे फिर टेक्निकल इंटरव्यूअर थे, उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन दिया जो कि बहुत आसान होता है, अगर डिजिटल में है तो उतना टफ नहीं होता है, बट मुझे पता था कि मैंने DSA अगर बोलूँगा तो वो कहीं तक भी जा सकता है, वो कितने भी लेवल तक जा सकता है, तो मैंने DSA लिखा ही नहीं था। CS डिजिटल में मैं आया हूँ तो ऑब्वियस ही बात है कुछ तो प्रोग्रामिंग आती ही होगी, तो उसने क्वेश्चंस भी मुझसे पूछा प्रोग्रामिंग के बारे में। तो अगर आप TCS डिजिटल या प्राइम के लिए तो आपसे डेफिनेटली एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछा जाना है। लक, अगर आपका लक अच्छा है या फिर कुछ अच्छा है तो आपको ज़रूर एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, बट जनरल आपको पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक नंबर हम इनपुट करा रहे हैं, आपको बस ये बताना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, और एक फुल फ्लेज्ड आपको सारा मेन फंक्शन और सब कुछ इनपुट लेके आपको वो पेपर देंगे, उसमें आपको वो प्रोग्रामिंग लिख के देनी है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, आई गेस ये DSA भी नहीं है तो आप कर ही लेंगे। तो आपको ये अच्छे से करना है, या कोई भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जांपल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो सकता है, या क्या ये लीप ईयर है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो देते हैं। डिजिटल प्रोफाइल या निंजा प्रोफाइल को भी कभी कभार दे देते हैं, बट आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो यहाँ से मेरा टेक्निकल और मैनेजरियल ख़त्म हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि जैसा लोग कहते थे कि DCS का इंटरव्यू होता है वो बहुत इजी होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और हर एक डोमेन से पूछते हैं। आपके जो हाथ में आपको वो करना है, दैट इज़ रेज्यूमे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। कोई भी फॉल्स या फेक चीज़ रेज्यूमे पे नहीं लिखनी है जो आप वहाँ बता ना पाएँ। तो आपको ये सब चीज़ें नोट करनी है। बाकी तो अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू क्लियर होगा ही होगा। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग HR इंटरव्यू पे। जब मेरा मैनेजरियल और टेक्निकल हो गया था तो आई वॉज फॉरवर्डेड टू HR। तो बगल में ही HR बैठे रहते हैं, तो अगर वो फ्री होंगे तो आपको तुरंत ही HR इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। जो मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था HR की तरफ से वो ये था, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके जाना है कि आपको क्या बोलना है, कितने लिमिट पे बोलना है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स मेंशन करने हैं, या फिर किस तरह से आपको बताना है, ये अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो मेरे जो सजेशन ये रहेगा कि आप एक पेज पे या फिर एक डायरी पे, जहाँ पे भी आप ये इंटरव्यू प्रिपरेशन के टिप्स लिख रहे हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम देके इंटरनेट से और अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करके जो भी अप्रोप्रिएट हैं उससे एक अपना एक इंट्रो प्रिपेयर करना है। आपको उसमें ये देखना है कि क्या क्या आप मेंशन करना चाहते हो। तो आपको अपने इंट्रोडक्शन में यही देखना है कि आपके पास राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत परफेक्ट होना चाहिए आपका और क्रिस्प होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे HR ने पूछा था कि वाई डू यू थिंक दैट यू आर फिट फॉर TCS। तो ये बहुत ही जनरल और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो TCS के HR पूछता है। तो आपको बताना है कि आप TCS के लिए क्यों फिट है, क्यों, क्या आपके पास ऐसी स्किल्स हैं या क्या आप ऐसा प्रोवाइड कर सकते हैं कंपनी को कि लगे कि आप फिट हैं TCS के एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। तो अगेन HR का फेवरेट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस वो पूछते हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और बेसिकली जो कैंडिडेट्स फंसते हैं ना वो स्ट्रेंथ्स पे ही फंसते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये कहा कि मैं टेम्परामेंट मेरा कमज़ोर है, तो ऑब्वियस ही बात है जो आप कंपनी में जाएंगे वहाँ पे ये सब चीज़ की बहुत ज़रूरत है, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है।
तो आपको ये वीकनेस तो बतानी ही नहीं है, ताकि वो ये उनको डाउट हो कि क्या ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। कुछ अच्छा बताना है, कुछ ऐसा बताना है कि उन लोग को भी लगे कि हाँ या नहीं ठीक है, मतलब ये वीकनेस भी है तो ये मैनेजेबल है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी कोई वीकनेस नहीं है, हर एक की कोई ना कोई वीकनेस होती है। तो आप अगर आउट ऑफ बॉक्स भी उनको वीकनेस बता देंगे तो, और उनको अगर जेन्युइन लगेगा तो वो भी कुछ नहीं बोलेंगे, वो भी एक्सेप्टेबल है। तो आपको ये चीज़ प्रिपेयर करके जाना है। तो जैसा मैंने कहा, रेज्यूमे ही एक ऐसी चीज़ है जो इंटरव्यूअर्स को दिखाना पड़ेगा, और बाकी एक लुक पे ऐसा तो कुछ नहीं है कि इंटरव्यूअर्स कुछ पहचान जाएंगे आपके बारे में। तो रेज्यूमे ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू कुछ ना कुछ वो जानेंगे आपके बारे में। तो रेज्यूमे आपको बहुत अच्छा लग के जाना है। तो वो लोग जो HR है वो भी रेज्यूमे अच्छे से वो देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो वो लोग पूछते हैं वो होता है फैमिली बैकग्राउंड। तो ये भी एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, फैमिली बैकग्राउंड। और बहुत सारे टिप्स हैं, और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड में आपको अपने को बिल्कुल भी फाइनेंशियली अनस्टेबल नहीं दिखाना है, क्योंकि ये इफेक्ट आता है कि आप पे प्रेशर है। ठीक है, तो इस फिर से मैंने कहूँगा राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज़ करना है, कि कितना वर्ड कब कैसे और कितने लिमिट पे बोलना है, आपको क्या क्या फैमिली के बारे में बताना है, ये सब आप प्रिपेयर करके जाइएगा। और व्हाट डू यू नो अबाउट TCS, ये उनका लास्ट क्वेश्चन था कि क्या CEO है, ऑपरेशंस है, डोमेन्स है, क्या ऑफिस कहाँ कहाँ लोकेटेड है, और क्या क्या करंट काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम जानते हैं कि तनिष्क टाटा का प्रोडक्ट है, IPL टाटा ने होस्ट किया था, आप कुछ भी अगर बताएंगे वो उनको एक्सेप्टेबल रहेगा। बट आपको ऐसा नहीं है कि आपको चुप हो जाना है, फिर आई डोंट नो करना है। बिकॉज TCS के बारे में आई डोंट नो मतलब आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप कुछ रिसर्च करके नहीं है। तो मैं कहूँगा कंपनी रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये HR यहाँ पे मेरा एंड हो गया था। और जैसा कि मैंने कहा कि इंटरव्यू कहीं से भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम टाइम पे कंप्लीट हो जाता है या बहुत इजी होता है। वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि वो एम्प्लॉयर्स को हायर करने आए हैं, तो उनका एक हक बनता है पूछना, और आपका हक बनता है कि एक डिसेंटली और अच्छे से आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके जाना है। फिर जब इंटरव्यू हो जाएगा, फिर उसके कुछ टाइम बाद या कुछ एक महीने बाद या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद आपका इंटरव्यू अगर शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो आप मेल आएगा। आप TCS की नेक्स्ट स्टेप पोर्टल भी चेक करते रहिए, कि वहाँ पे भी जो टाइमलाइन बन के आती है कि कैंडिडेट बैच हुआ है, कि कैंडिडेट इंटरव्यूड हो चुका है, कैंडिडेट सेलेक्टेड हुआ है, शॉर्टलिस्टेड हुआ है, वो सब मेंशन होता है। तो आप उसको भी चेक करते रहिए इंटरव्यू के लिए। आई होप कि आपको ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि वो भी बेनिफिट ले पाएँ और वो भी सब क्वेश्चंस जान पाएँ। आई होप कि आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए और उसके आंसर सर्च कर लीजिए। और यही ऑलमोस्ट रहता है TCS डिजिटल का इंटरव्यू क्वेश्चंस। हाँ, DSA क्वेश्चन, अगर आप DSA मेंशन कर रहे हैं तो आप DSA अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं इंटरव्यूज़ प्राइम के भी ले आऊँगा, निंजा के भी ले आऊँगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, बाय।